सम ऑफ द पार्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में कुछ डू यू नो वाले पॉइंट है। तो डू यू नो वाले पॉइंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला डू यू नो क्या दिया है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ग्राम्स। सैलिनिटी जो होती है ओशन की, सैलिनिटी का मतलब क्या हो रहा है, सैलिनिटी का मतलब लवणता, हिंदी में क्या बोलेंगे, लवणता, यानी नमक की मात्रा। सैलिनिटी का मतलब होता है उसकी नमक की मात्रा। तो नमक की जो मात्रा है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ द साल्ट, साल्ट का ग्राम्स में, है ना, प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी अगर हमें किसी ओशन की सैलिनिटी निकालनी है, सिंपल सा आप समझिए कि अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर हमें किसी ओशन की सैलिनिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, पूरे ओशन को लेकर जाएंगे क्या, ओशन के पानी को लेकर मेजर करेंगे क्या, नहीं। 1000 ग्राम्स यानी 1 लीटर, 1000 ग्राम्स वहां से हम वाटर ले लेंगे। अब उसमें देखेंगे कि कितना पार्ट उसमें क्या है, साल्ट का है, कितना पार्ट इसमें साल्ट का है। तो कितने में देख रहे हैं हम लोग, 1000 ग्राम्स में देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे कोई पूछे कि भाई आपको उस ओशन की सैलिनिटी मेजर करना है, नापना है, पता लगाना है कि इसमें कितना नमक की मात्रा कितनी पाई जाती है, भाई कोई ना कोई तो आंकड़ा आप तैयार करेंगे ना कि 1000 ग्राम में पता करेंगे कि 1000 ग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम में कितने ग्राम सेल इसमें नमक पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग 1000 ग्राम्स में क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और 1000 ग्राम्स में चेक करेंगे, देखेंगे कि इस इतने ग्राम में कितने ग्राम नमक आ रहा है। फिर जितना आएगा, तो जब 2000 ग्राम्स आएगा तो उसी को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 आएगा तो उसी को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर निकाला, ये सब नहीं जाता है, बस इतना एक मेजरमेंट आप कर लीजिए, इतना जो मेजरमेंट कर लीजिए कि सैलिनिटी जो होगा वो इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड द एवरेज सैलिनिटी। अगर हम ये पता करें कि एवरेज सैलिनिटी, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ज्यादातर समुद्रों को अगर देखा जाए तो उसमें लगभग इतना ही पाया जाता है। तो एवरेज सैलिनिटी जो आई, ज्यादातर समुद्रों में नमक की मात्रा कितनी होती है, ऑफ द ओशियन इज 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। यानी 1000 में 1000 ग्राम्स में पर 1000 ग्राम्स में 35 पार्ट्स आप देख रहे हैं कि ज्यादातर समुद्रों में आसपास या तो 34 होगा, या तो 36 होगा, या तो 38 होगा, या तो 32 होगा। यानी बीच का एक एवरेज निकाल लिया गया कि 35 पार्ट्स होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आया समझ में बात नहीं कि बता दें फिर से। यस सर, आ गए, आ गई, यस सर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम सैलिनिटी को मापने के लिए कितना मेजरमेंट लेते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में देख 1000 ग्राम में देखेंगे कि कितना इसमें सैलिन है, कितना इसमें नमक की मात्रा, कितना सॉल्ट है इसमें, और जितना सॉल्ट होगा वही उसकी सैलिनिटी हो जाती है, वही उस सागर की क्या हो जाएगी, ओशन की सैलिनिटी हो जाती है। एवरेज कितना निकाला हम लोगों ने, 35, जो बुक में पहले से ही दिया हुआ है, बस सीधे सीधे याद कर लेना है। अब जो सेकंड नंबर डू यू नो दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, जीके के तहत, जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या दे रहा है, डेड सी, डेड सी, डेड सी मतलब मृत सागर। अब डेड सी मतलब मृत सागर, वो सागर मृत हो गया, सागर मृत हो गया है तो सागर क्यों है, सागर मृत हो गया तो जिंदा कैसे है, जिंदा है, लेकिन क्यों है, और क्यों इसका नाम डेड सी पड़ा, डेड सी क्यों पड़ा, तो डेड सी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सैलिनिटी की मात्रा सबसे ज्यादा है, और जब सैलिनिटी की मात्रा सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं ओशियन में, वो सब सैलिनिटी की वजह से मर चुके हैं, मर रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में है या मर गए हैं। जीवन इसमें पॉसिबल नहीं है भाई, ज्यादा नमक की थोड़ी, अब थोड़ा बहुत सब्जी में आप थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करते। अब जिसको जीना है उसी में सुबह सा श्वसन लेना है, सांस लेना है, बहुत सारी जो फिशेज हैं उनको श्वसन लेना है। अब नमक की मात्रा बार बार उनकी बॉडी में जाएगा तो जीवित रहेगा। और ऐसे जो वाटर होते हैं वो डेंस होते हैं, मतलब डेंस का मतलब क्या होता है, संघनित होते हैं। ऐसे जो वाटर होते हैं ना संघनित होते हैं, डेंस होते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे वाटर में क्या कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली वाटर में आप अगर आप नदी में आपको तैराया जाए, आपको स्विमिंग कराया जाए तो आप बड़े, आपको तैरने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि आप डूबने लगते हैं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इसमें यहाँ पर कम होती है। लेकिन जो डेड सी जैसे ऐसे वाटर, ऐसे ओशियन होते हैं, अगर आपको यहाँ तैराने के लिए कहा जाए तो आप जब थोड़ा भी हाथ पर चलाएंगे ना तो आप
आप ऊपर ही रहेंगे, थोड़ा बहुत हाथ हाथ पैर चलाने में आप लोग ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आप जस्ट नीचे क्या होंगे, आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये डेंसिटी का असर है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि डेड सी क्या होता है इन इजराइल, डेड सी इन इजराइल हैज द सैलिनिटी ऑफ 45 पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी 1000 में हम कह सकते हैं पर थाउजेंड। डेड सी इन इजराइल, डेड सी कहां पे है? इजराइल में है। डेड सी कहां है आपका? इजराइल में है, यही याद रखिए। और इजराइल में सैलिनिटी ऑफ 45 पार्ट्स पर थाउजेंड, जो सैलिनिटी है वो कितना है यहाँ पर? 45, जबकि हमने एवरेज कितना निकाला है? 35 निकाला हुआ है। हमने एवरेज कितना निकाला है? 35। तो क्वेश्चन दो तरह से बन सकते हैं, एवरेज कितना हो गया? तो 35 हो गया, जबकि सबसे हाईएस्ट कहां पर है? 45, वो डेड सी में हो गया। इजी है ना? per thousand, swimmer can float in it because the increased salt content makes it dense, है ना? जो स्विमर्स होते हैं उन्हीं के बारे में बताया कि कैन फ्लोट, बड़े आराम से फ्लोट कर सकते हैं, है ना? तैर सकते हैं इसमें बड़े इजी तरीके से। एंड बिकॉज़ द increased salt content makes it dense, क्योंकि dense है, राइट? अब देखिए नेक्स्ट है आपका ओशियन सर्कुलेशन की बात करेंगे। ओशियन सर्कुलेशन नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन में सिंपल सा है कि ओशियन का सर्कुलेट कहां-कहां होता है। ओशियन सर्कुलेट मतलब ओशन समुद्र है आपका, वो उसका फैलाव कहां-कहां पे हो रहा है, सर्कुलेट कहां-कहां पे हो रहा है। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। जब पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वैसे ही आप ओशन का सर्कुलेशन कहां-कहां पर और किस फॉर्म में हो रहा है, कहां-कहां पर ओशन का सर्कुलेशन हो रहा है और किस फॉर्म में हो रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओशियन सर्कुलेशन आप देख लीजिए कि ओशियन सर्कुलेशन जो गिवन है आपका, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। अब इसको आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे, लास्ट में जब आप लोग पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो मेन है पॉइंट मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि द मोमेंट्स दैट अकर इन द ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो ओशियन सर्कुलेशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओशियन सर्कुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है हमारा वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, राइट? Ocean circulation can be divided into 3 parts: waves, tides and currents। 3 parts में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी वेव्स की। फर्स्ट हेडिंग हमारी देखिए वेव्स की दी गई है, जो आपकी बुक में है, ऑलरेडी गिवन है आपकी बुक में। आपकी बुक में क्या दिया है? ये देखिए आपकी बुक में वेव्स दिया हुआ है, राइट? आपकी बुक में वेव्स दिया हुआ है और आप वेव्स को लेकर आप जो क्वेश्चन बन सकते हैं वेव्स को लेकर के, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि वेव्स को लेकर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वेव्स क्या है? वेव्स मतलब तरंगे, जो हिलोरे लेती है तरंगे। पानी वेव देखे ना आपने, समुद्र की जो लहरें आती है तेजी से और फिर मूव करके फिर चली जाती हैं। आशुतोष पांडे सुनाई दे रहा है बेटा? आशुतोष पांडे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आशुतोष? यस सर। हाँ, यस जो सर। वेव्स है, वेरी गुड। जो वेव्स है, तो वेव्स क्या है आप देखिए, जो वेव्स है, व्हेन यू आर प्लेइंग द थ्रो बॉल, जब हम कोई बॉल फेंकते हैं तो बीच पर तो एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, वाटर में जाती है, लेकिन होता क्या है, इट इज फन, बड़ा एक थोड़ा सा अजीब लगता है कि बॉल फिर से वापस आ जाती है, कोई लेने नहीं जाता, फिर से अचानक वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वेव्स अगर एक बार आई है, वेव्स रिटर्न होगी, फिर से एक बार रिटर्न होगी, फिर से आती है। तो ये वेव्स थोड़ा समझाने के लिए इसमें बताया है, लेकिन ये वेव्स आती कैसे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आप सिंपल से समझ लीजिए। सबसे पहले डू यू नो में देख लीजिए आप, डू यू नो में अगर आपको बात समझ में आ जाएगी, इसमें दिया वेव्स आर फॉर्म्ड when winds scrape across the ocean surface, the stronger the wind blows and the bigger the waves becomes। क्या मतलब है इसका मीनिंग ये हुआ waves are formed when the winds scrape across the ocean, यानी वेव्स कब आएंगी? जब तेजी से विंड्स आएंगी, यानी कहीं ना कहीं से तेजी से विंड्स आ रही होगी, और वो जो विंड्स हैं क्या करेंगी? हमारे ओशन को फोर्स करती हैं, हमारे ओशन पे क्या करती है? फोर्स करती है, जिससे हमारे ओशन की जो वेव्स है वो तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आएंगी। स्क्रैप, when the winds scrap across the ocean surface, when the winds scrap across the ocean surface, the stronger the wind blows, the bigger waves becomes। जितनी स्ट्रॉन्ग विंड्स आएगी उतना तेजी से वेव्स आएगी, जितनी स्ट्रॉन्ग विंड्स आएगी वेव्स आपकी उतनी ही तेज आएगी। ठीक है ना? ये दिया है इसमें। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये भी समझिए, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म,
ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, जब तूफान आता है, वेव्स कब कब आती हैं, कैसे आती हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वेव्स कब कब आती हैं, कैसे आती हैं। तो स्टॉर्म के टाइम पे विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, विंड्स बहुत तेज स्पीड में होती है, फ्रॉम ह्यूज वेव, उस समय जो वेव्स होती हैं ह्यूज हो जाती है। वेव्स नॉर्मली वेव तो चलती रहती है, वहां हल्की हल्की वेव चलती रहती है, आप देखेंगे समुद्र में ऐसे वेव्स आती रहती है नॉर्मली, और नॉर्मली वेव तो चलती रहती है। लेकिन जब ह्यूज वेव्स कब आती है, जब स्टॉर्म आता है, कोई बहुत बड़ा तूफान आता है, तब वेव्स की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। बीच में कॉज ए ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आपने देखा जो समुद्री किनारे जो घर बने होते हैं, जो लोग रहे होते हैं, अगर एक बहुत ऊंची वेव्स आ गई है ना, तो ह्यूज डिस्ट्रक्शन, सुनामी का नाम सुना है आपने, सुनामी भी इसी का परिणाम है। ठीक है, अभी बताएंगे सुनामी के बारे में थोड़ा। तो देखिए एन अर्थक्वेक, अच्छा बीच में कॉज ए ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, एन अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडरवाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ द ओशन। अब देखिए इसमें थ्री पार्ट और देते हैं। पहला आपने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब स्टॉर्म आएगा तब ह्यूज विंड्स आएंगे, जब ह्यूज विंड्स आएंगे तो डिस्ट्रक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना। सेकंड मैंने क्या बताया, अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक का मतलब जब प्लेट होगी आपस में, जब प्लेट क्या होगी आपस में जब टकराएंगी तभी तो अर्थक्वेक आता है ना। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाया हुआ है, अर्थक्वेक कुछ पढ़ लेंगे समझ लेंगे। जब अर्थक्वेक आएगा, अर्थ की प्लेट इधर से उधर होगी, तो जो ओशियन, पृथ्वी में सबसे ज्यादा, अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, ओशन ही तो है। तो ओशन क्या होगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका पानी इधर से उधर जाएगा। जब इधर से उधर पानी हिलेगा तो वेव्स भी बहुत तेज हिलेंगी। तो अर्थक्वेक भी इसका एग्जांपल है। फिर वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन केवल आपका वहां नहीं आता जहां पर वाटर नहीं होता है, वोल्केनिक इरप्शन कहीं भी आ सकता है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन कहीं समुद्र के बीच में भी वोल्केनिक इरप्शन आ सकता है। तो वहां भी अगर वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वोल्केनो अगर वहां निकल आया समुद्र के बीच में, तो भी जो वाटर होगा वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा ना तेजी से, वाटर कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, तेजी से कोई आएगा तो वाटर कहीं शिफ्ट होगा, तो भी जो आसपास का प्रॉब्लम है, तो भी वो वेव्स जो क्या होंगी, वेव्स बढ़ जाएंगी, उनकी तरंगें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन, ये चीज मैंने बताया आपको। एज अ रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड अ सुनामी। और इसी को जब हम लोग जो हमारी वेव्स होती है ना, जब बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूज टाइड का मतलब ये जब एक ऊंची मात्रा में आती है उसे हम सुनामी बोल देते हैं। यानी ऐसी वेव जो बहुत स्पीड में आती है और एक है ना, एक बहुत फ्लो में आती है, जिससे आसपास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ऐसी वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी। सुनामी एक जापानी वर्ड, एक जापानी शब्द है। ठीक है, सुनामी, सुनामी का मतलब ये होता है हार्बर वेव्स। सुनामी का मतलब ये जो इन्होंने दिया हुआ है क्या होता है, हार्बर वेव्स। जापानी क्या होता है सर, व्हाट इज मीन बाय जापानी? सुनामी दिया है, सुनामी दिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप और देखिए, जस्ट नीचे देखिए, भारत में कुछ क्षेत्र हैं जैसे द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। जब सुनामी आया था तो भारत में सबसे ज्यादा कहां दिक्कत हुई थी, इंदिरा पॉइंट, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना आपके यहाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये सबमर्ज हो गया था, यानी इसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था जब सुनामी आया था। ठीक है ना। और ये सुनामी आपका देखिए, आपका नीचे दिया हुआ है सुनामी अंडर अर्थ पैंडेमिक, है ना, ये आपका दिया है कि सुनामी के बारे में तो डिटेल दी गई है, एक आर्टिकल दिया हुआ है सुनामी के बारे में। आप लोग घर में इसको पढ़िएगा कि सुनामी कहां कहां पर आया और किस किस प्लेस को बर्बाद किया, सुनामी कब आया था भारत में और कैसे कैसे कितने कितने प्लेस को इसने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, ये सब वेव्स होती है, जब ह्यूज वेव्स हो जाती है ना, हमने तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है आपका टाइड्स। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, टाइड्स क्या होता है। टाइड्स का मतलब सिंपल से समझिए, जो अभी आप वेव्स पढ़ के आए हैं उसी वेव्स में हम लोग टाइड्स को समझ सकते हैं। टाइड्स के बारे में जो भी बुक में दिया है, पहले आप लोग उसको एक बार स्लाइड रीड करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। जी सर। हाँ, एक बार रीड कर लीजिए, आपको फिर बताता हूं। ये राइट होगा। Reach and fall of ocean water. देखिए टाइड्स के बारे में समझिएगा। देखिए टाइड्स में दिया है राइजिंग एंड फॉल ऑफ ओशन, यानी ओशन में क्या होता है, एक
एक राइथमिक मतलब एक सिस्टम से, जैसे हम पोएम पढ़ते हैं ना, कभी पोएम में फ्लो होता है, फिर पोएम में डाउन होती फ्लो होता है, उतार चढ़ाव होता है ना पोएम में। जब ये पोएम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि एक है ना राइथमिक, राइम में पढ़ो। वैसे ही ओशन में भी क्या होता है, वाटर एक फ्लो में आता है, फिर रिटर्न होता है, फिर आता है, फिर रिटर्न, इसलिए इसको लिखा राइथमिक राइज। राइज मतलब एक बार पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, राइज होगा और फिर फॉल होगा, फिर राइज होगा, फिर फॉल होगा, ठीक है। तो राइजमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर में जो राइजमिक राइज एंड फॉल है, ठीक है ना, ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार जो हो रहा है, कॉल्ड टाइड, इसी को हम लोग टाइड कहते हैं। टाइड, टाइड को हिंदी में हम लोग ज्वार कहते हैं, टाइड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार। अब इसमें दिया है हाई टाइड में क्या होता है, टाइड को समझ लिए। हाई टाइड सिंपल सा है, हाई टाइड क्या होगा, जहां पर वेव सबसे ज्यादा हाई होगी, सबसे ज्यादा, जब जैसे सुनामी वाली स्थिति आ जाएगी, है ना। इट इज अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द सोर्स बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल, यानी जो सोर्स का मतलब जो किनारे हैं, छोर है, समुद्री छोर है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं जब अगर हाई टाइड्स आएगा, है ना। लोग अनाउंसमेंट हो जाता है कि है ना हाई टाइड्स आने वाला है और यहाँ से फंस जाइए, ठीक है। तो वहां के जितने भी लोग पास में होते हैं ना, सब लोग मर जाते हैं। जल्दी से So पैसे ज्वाइन करो। it is the low tide when the water falls its lowest at level and recedes from the source. देखिए लास्ट में आपका बस ज्यादा से ज्यादा आपका 10 मिनट का चैप्टर और है ना, 10 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिए। जी सर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो टाइड आता है, हाई टाइड आता है, इसके आने का कारण क्या होता है, कि हाई टाइड क्यों अचानक से आ जाता है ना, लो टाइड कैसे आता है, तो वो रीजन इसमें दिया हुआ है। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से मैं बता दूं आपको। फिगर में देखिए, एक साइड दिया है मून और इधर दिया है सन और ऊपर दिया है नीप टाइड, ये नीप टाइड है, जबकि इधर दिया है स्प्रिंग टाइड, जबकि इधर दिया है स्प्रिंग टाइड। अब ये दो तरह के टाइड आ गए, ये दो तरह के टाइड आ गए, यानी हाई टाइड में ही दो तरह के टाइड आ गए, एक नीप टाइड और एक स्प्रिंग टाइड। ये क्या होता है, देखिए नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, दिस इज टाइप ऑफ सिचुएशन ऑफ टाइड। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी ना कभी बनती है अर्थ में। वो बनती कैसे है, बनती ऐसे है कि हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ हमारी क्या कर रही है, कंटिन्यू क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जब अर्थ हमारी रोटेट करती है, रोटेशन कर रही है, तो कभी ना कभी, और अर्थ किसका रोटेशन कर रही है, सन का। अर्थ जो है, अर्थ ये किसका रोटेशन कर रही है, सन का, है ना, सन का रोटेशन कर रही है ना अर्थ। और अर्थ का रोटेशन कौन कर रहा है, अर्थ का रोटेशन कौन कर रहा है, मून कर रहा है। Just like a कहने का pen. मतलब ये है कि जो अर्थ अर्थ है हमारी, ये रोटेट करती है सन के चारों तरफ, थोड़ा सा ये हमारी अर्थ होगी, ये सन की चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व होती है। रिवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, है ना, तो आपने उसमें तो रोटेशन रिवोल्यूशन पढ़ा होगा। रोटेशन तो उसका, रोटेशन तो एक प्लेस पे होता ही है रोटेशन, लेकिन रिवोल्यूशन भी होता है, अर्थ चारों तरफ घूमती है। जबकि आप देखे होंगे जो मून होता है, मून, जो मून होगा, वो मून भी तो क्या करेगा, अर्थ की चारों तरफ करेगा, बताइए। अगर हम देखें तो जो मून होता है, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों तरफ, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन बनती कि नहीं बनती, आप देखेंगे कि जब एक तरफ सन होगा, एक तरफ मून होगा, और जब भी अर्थ बीच में पड़ जाएगी, ये वाली सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन, ये स्प्रिंग टाइड कहलाएगी। आपकी क्या कहलाएगी, स्प्रिंग टाइड कहलाएगी। यानी इसमें होता क्या है, इसमें होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कुल मिला के हमें समझना ये है कि इसमें होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये लोग अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से क्या करते हैं, खिंचाव करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ, ठीक है ना। जब ये खिंचाव करते हैं तो अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर ही तो है, अर्थ में सबसे ज्यादा वाटर है, तो वाटर में भी खिंचाव होता है। जब वाटर में खिंचाव होता है तो क्या होगा, वेव्स आ रही है, तो जब खिंचाव हो रहा है तो वेव्स क्या हो जाएंगी, और ऊपर उठ जाएंगी, और इसीलिए क्या हो जाता है, ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो जो इसी को हम लोग स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। तो यही चीज इसमें दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अच्छा, अगर जस्ट इसका उल्टा हुआ, बीच में अर्थ है ना, और इसको थोड़ा बुक में भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको बुक से ही पढ़ना है।
इससे ही देख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा आपको। The strong gravitational pull is exerted by the sun. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the Earth's surface causes the tides. Causes the tides. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the Earth's surface causes the tides. The water of the Earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide during the full moon and the new moon days. The sun and moon, है ना? The Earth in the same line and the tides are highest. यही चीज मैंने आपको बताया कि जब एक लाइन में होते हैं, सन भी है ना, आपका इधर मून भी है और अर्थ भी है, जब सेम लाइन में होंगे तो ज्यादा फोर्स खींचेंगे, जब ज्यादा खींचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? स्प्रिंग टाइड्स हो जाएगा, है ना? स्प्रिंग टाइड्स हो जाएगा। These tides are called spring tides, but when the moon is in the first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth, resulting in the low tides. ठीक है? अब इसी में देखिए हाई टाइड जब आता है तो उसके कुछ फायदे भी हैं। जब हाई टाइड्स आएगा तो उसके कुछ फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं? जो नाविक होते हैं ना, जो नाव चलाते हैं, उन लोगों को फायदा होता है। जब हाई टाइड्स आता है ना तो उसी के फ्लो में वो धीरे से इधर से उधर बड़े आराम से ट्रैवल कर जाते हैं। So high tides help in the navigation. They raise the water level close to the source, and this helps the ships arrive at the harbor more easily. The high tides also help in the fishing. The high tides also help in the fishing. Many more fish come more closer to the shore. ये सारी चीजें इजी हो जाती है। बहुत सारी मछलियां जो कभी नहीं निकलती हैं, और जब हाई टाइड्स आता है तो आप देखोगे फिशेस क्या होती है, झटके के साथ तेजी के साथ आती है, तो बाहर है ना बहुत सारी चीजें वैरायटीज देखने को मिलती है। ये सारे फायदे होते हैं। कभी कभी हम लोग इन्हीं टाइड्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। इसी टाइड्स के थ्रू हम लोग, इसी को हम लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी। यानी जब तेजी से फोर्स आता है ना तो हम लोग वहां पर एक मशीन लगा देते हैं, वहां पर है ना ऑब्जर्वर लगा देते हैं, उसके जैसे ही टकराता है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसका फिर आगे यूज होता है। इसी को हम लोग टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। लास्ट में ये है आपका ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आपके, ओशन करंट सिंपल सा है। ओशन का मतलब होता है कि ओशन का जो वाटर होता है एक फ्लो में बहता है। ओशन का जो वाटर, लास्ट हेडिंग है आपकी ओशन करंट्स। ओशन का जो वाटर होता है एक फ्लो में बहता है, एक फ्लो में, एक फ्लो में जब बहेगा उसी को हम लोग जब बोलेंगे करंट्स। देखिए इसमें दिया गया है ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कांस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा की ओर बहता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? और कंटीन्यूअस बहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और ओशन में करंट नहीं होता है, आप सोचिए ओशन में करंट होता है, करंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी की एक धारा है, ठीक है, फ्लोइंग कांस्टेंटली ऑन द सरफेस इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए इसी में दिया है कि द ओशन वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। देखिए ओशन करंट्स कितने प्रकार की होती हैं? ओशन करंट्स आपकी दो प्रकार की होती हैं। ओशन करंट्स आपकी टू टाइप्स की होती है, एक वार्म होती है और एक कोल्ड होती है। तो आप मुझे ये बताइए, आप सभी लोग मुझे बताइए कि वार्म ओशन करंट कहां पे होंगी और कोल्ड ओशन करंट कहां पे होंगी अर्थ में? वार्म ओशन करंट कहां होंगी और कोल्ड ओशन करंट कहां होंगी? तो क्या पता सर, आप बताइए। वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट सिंपल सा है, समझिए। जैसे इक्वेटर अर्थ है, अर्थ में बीच में इक्वेटर है, ठीक है ना। इक्वेटर पर सन रेज क्या होती है? डायरेक्ट फॉल होती है। जब डायरेक्ट फॉल होगी तो वहां का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेटर के पास में जो ओशन है वहां से जो वाटर फ्लो होगी, वो गर्म होगी, वार्म होगी। जबकि जो पोल्स जहां पर बर्फ ही जमा है, जहां पर सन रेज पहुंचती नहीं है, वहां से जो वाटर आ रहा होगा उधर से जो हमारी अर्थ में ट्रैवल करेगा वो कोल्ड होगी। सिंपल सा है, ठीक है ना। कि इक्वेटर के पास में क्या होती है? सन रेज डायरेक्ट फॉल होती है, इसलिए वहां पर जो वाटर जनरेट होता है, वाटर होगा वो गर्म होगा। जबकि जो पोल्स के पास में वहां पर सन रेज पहुंचती नहीं है डायरेक्टली, है ना, स्लैंटिंग रेज पहुंचती है, तिरछी किरणें पहुंचती है, इसलिए वहां से जो वाटर आएगा वो क्या होगा? कोल्ड होगा, ठंडा होगा। और ये वाटर कहीं ना कहीं मिलता है, जहां पर मिलता है वार्म वाटर और कोल्ड वाटर जहां पे भी मिलेगा, वो जो प्लेस होता है वो फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर फिश का प्रोडक्शन यानी मछलियों का जो प्रोडक्शन है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। यही चीज दिया है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आप समझ लीजिए कि हमारा जो कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड्स, ये चीज मैंने आपको बताया, एंड ट्रॉपिकल और द लोअर लैटिट्यूड्स। लैब्राडोर ओशियन करंट इज द कोल्ड करंट। अंडरलाइन करिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा। पूछा सकता है कि अच्छा कौन सी
कोई कोल्ड करंट का नाम बताइए, तो आप लोग कोल्ड करंट का नाम क्या बताएंगे? लैब्राडोर ओशियन करंट। लैब्राडोर ओशियन करंट क्या होती है? लैब्राडोर ओशियन करंट इज अ कोल्ड करंट। कैसी करंट होती है? कोल्ड करंट होती है, ठीक है। while गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट, जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या होती है? वार्म करंट होती है, ठीक है, वार्म करंट। द ओशियन करंट influence the temperature condition of the area. Warm currents bring about a warm temperature and over the land surface the area where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds. ये चीज मैंने आपको बताया कि जहां पर वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलती है, ये एक बेस्ट प्लेस माना जाता है। सीज अराउंड द जापान, जैसे जो जापान वाला प्लेस है ना, जापान, तो जापान में दोनों करंट आके मिलती है, ठीक है ना, उधर से कोल्ड करंट आती है, उधर से वार्म करंट, दोनों मिलती है। तो जैसे सी अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का अगर आप ईस्टर्न पार्ट देखें, सच एज एग्जांपल द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। अच्छा, ये उसके लिए तो बहुत अच्छा होता है, फिश प्रोडक्शन के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो नेविगेशन करते हैं, जो लोग नाविक होते हैं, जो नाव चलाने वाले होते हैं, जब वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलती है, समुद्र की गर्म धारा और समुद्र की ठंडी धारा जब आपस में मिलती है, तो वहां पर एक गैस टाइप जनरेट होता है, फॉगी रीजन हो जाता है, फॉगी रीजन हो जाता है, जिससे वहां पे जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, जबकि फिश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ ओशन में सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो आप लोग यही बोलोगे कि सर जहाँ कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ पे मिलती है, वही वाली जगह फिश प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, जो कुछ भी इसमें डाउट हो अब आप कंप्लीट हमें बताइएगा, ठीक है। कि आपको अगर इसमें तो आप लोग मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप में मुझे टाइप करके मैसेज कर सकते हैं, जब भी समय मिलेगा मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और इस तरह से आपकी क्लास 7 का जो चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग घर में आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। और एग्जाम आप सभी को पता है कि किस हिसाब से एग्जाम होंगे, तो इसलिए अब आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्या करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर से तो पूछ सकता है। इस चैप्टर से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, इसके बाद हम क्लोज करते हैं। स्वाति से पूछना है, स्वाति कल से क्लास ज्वाइन करना मेरे लिए, ओके सर? ये माइक भाई आप लोग जो बात करना है वो आप लोग डायरेक्टली फोन में भी कर सकते हैं, आप लोग फोन करके एक दूसरे से बात कर लिया करिए, यहाँ पर डायरेक्टली क्लास में ऐसे टॉकिंग अच्छी नहीं होगी। क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, अगर आपको कहीं कुछ छूट गया सर आइस, सर हाँ पूछिए। सर आइस कैप्स मतलब क्या होता है? आइस कैप्स का मतलब आइस कैप का मतलब वो वाला कैप, वो वाला एरिया जहाँ पर आइस ही आइस जमा होती है। पोलर वाला जो रीजन होता है जहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहां पर सनलाइट पहुंचती नहीं है ना, तो वो पूरा जो एरिया रीजन होता है, क्षेत्र होता है, वो आइस कैप्स के नाम से जाना जाता है। बर्फी बर्फ जम होती है। और कुछ आइस कैप्स जो होता है, समझ में आ गया बेटा? आइस कैप्स, यस सर। यस सर। बर्फ जमा होती है, वहां से पानी धीरे धीरे पिघलता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी में जो तापमान बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा खतरा यही लग रहा है कि जो आइस कैप्स में जो बर्फ जमा है ना, धीरे धीरे अगर उसका पानी पिघलेगा तो कहीं ना कहीं समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ सकता है, पानी में जल प्लावन हो सकता है, पानी की मात्रा बढ़ सकती है। 70% वाटर है पूरे अर्थ में, ये बढ़कर अगर कहीं 90% हो गया तो आधी दुनिया तो डूब जाएगी, है ना। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, कंटिन्यू जो पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है। और हमारे जो प्लांट्स हैं, जो वो सब धीरे धीरे कट हो रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से जो आइस कैप्स में जो जहां पर इस बर्फ जमा है, जहां पर पोलर रीजन में, ये धीरे धीरे मेल्ट होकर पिघलकर समुद्र का पानी बढ़ा देंगे, और वो हम लोग जहां बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, समुद्रों का पानी वहां तक आ जाएगा, वो एक अलग मैटर हो जाएगा, कुछ बताएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के पास है? क्लोज करें फिर क्लास? यस सर। बाय सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल एग्जाम, ओके।